पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका आता है। आप किसी भी मूवमेंट पर अपनी लैंग्वेज पेपर की चेंज कर सकते हैं। क्या वहाँ कैलकुलेटर मिलता है? नहीं, तो कोई कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता। आंसर को सॉल्व करने के लिए रफ शीट और पेन आपको वहीं पर दिया जाता है। कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है? कौन है एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए? जो बच्चे ग्रेजुएट होकर यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। वो केवल और केवल पीएचडी कर सकते हैं और साथ में जेआरएफ ले सकते हैं। जेआरएफ जो होता है स्टूडेंट, ये फेलोशिप होती है, एक तरह की स्कॉलरशिप होती है जो सरकार के द्वारा हमें दी जाती है, पर मंथ दी जाती है जब तक हमारी पीएचडी चल रही होती है। जब यूजीसी नेट का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो 3 तरह के कट ऑफ बनते हैं। जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ होता है वो जेआरएफ का होता है। ये 10 लाख बच्चों में से 5,000 से 6,000 के बीच में बच्चों को मिलता है। अगर आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना होता है। यह एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है। अभी रिसेंटली जून में हुआ है, अब ये एग्जाम दिसंबर में होगा। इस एग्जामिनेशन को एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो आज हम यही बात करने वाले कैसे यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम को, क्या मास्टर ब्लूप्रिंट होगा ताकि आपका दाखिला यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। अगले 10 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैरियर स्कोप क्या है और नेट और जेआरएफ में एक बड़ा अंतर क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। ये एग्जाम 87 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं 87। उसमें ये पेपर 1 जो होता है, ये 10 यूनिट्स पेपर 1 में आती हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन जनरल पेपर होता है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये पेपर सभी स्टूडेंट्स को अपीयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 है और ये यूनिट नंबर 10 है। ऐसे लेकर 10 यूनिट कह सकते हो आप, 10 सब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे मिलाकर 50 क्वेश्चन का ये पेपर 1 बनता है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हर यूनिट 10 मार्क्स की बनती है। ऐसे मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो ये 10 यूनिट का सिलेबस। अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो गूगल पर आपको टाइप करना है यूजीसी नेट सिलेबस। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। जो सबसे पहले लिखा है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी में डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो दोनों भाषाओं में। और जैसे पेपर 2 आपका एजुकेशन, होम साइंस, म्यूजिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आप उनका भी हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जहां पे स्टडी रूम है वहां पे आपको चिपका देना है, क्योंकि वो आपको याद दिलाता रहेगा कितना पढ़ना बाकी है अभी। अब आता है एग्जाम का पैटर्न क्या है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि पेपर 1 कॉमन होता है और पेपर 2 होते हैं। 2 पेपर हमारे एग्जाम में होते हैं। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मिलाकर 150 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का, टोटल मिलाकर 300 मार्क्स बनते हैं। इस यूजीसी नेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी नहीं छोड़ना है और कोई भी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता है। ये पेपर सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आईओएन सेंटर पर जाते हैं, कंप्यूटर पर ये टेस्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका आता है। आप किसी भी मूवमेंट पर अपनी लैंग्वेज पेपर की चेंज कर सकते हैं। जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज के होते हैं उनको इंग्लिश और उनकी रीजनल लैंग्वेज में पेपर दिया जाता है ऑनलाइन। क्या वहाँ कैलकुलेटर मिलता है? नहीं, तो कोई कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता। आंसर को सॉल्व करने के लिए रफ शीट और पेन आपको वहीं पर दिया जाता है। एग्जाम जो होता है टोटल 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का होता है। पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर 180 मिनट का होता है, कोई गैप नहीं होता है। दोनों पेपर एक साथ आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाते हैं। अब आपकी चॉइस है कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ये था हमारे एग्जाम का पैटर्न। अब आता है एलिजिबिलिटी, कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कौन है एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले वो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी यानी एमए कर रहे हैं, तो एमए में जो अपीयरिंग है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो किसी भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो वो बच्चे यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म अपीयरिंग होते होते आप फिल करोगे और अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके क्वालिफाई होने के 2 साल के अंदर आपको अपनी डिग्री पूरी करनी है। परसेंटेज का ध्यान
ध्यान रखना है कि 55% आपके आने चाहिए जनरल कैटेगरी में और 50% आने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 55% होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट है तो उनके 50% होंगे, तभी आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में 1 से 2 साल पहले यूजीसी ने आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी मौका दिया है कि अगर वो अपीयरिंग है और या पास कर चुके हैं, बट वो ग्रेजुएट 4 साल वाली ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 8 सेमेस्टर वाला कोर्स होना चाहिए, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। वो फाइनल ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए या फाइनल सेमेस्टर में होंगे तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आप पास कर चुके हैं तो जनरल कैटेगरी से 75% आपके मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आपके 70% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर भी है, जब आपने फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में फॉर्म भरा और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो 2 साल के अंदर आपके इतने परसेंटेज यानी डिग्री आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, बस इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, जो बच्चे ग्रेजुएट होकर यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। वो केवल पीएचडी कर सकते हैं और साथ में जेआरएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो वो पीएचडी कर सकते हैं और जेआरएफ ले सकते हैं। एवरीबडी क्लियर है? ये स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और जेआरएफ भी ले सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी आपको करना होगा। अब मैंने आपसे 3 कीवर्ड के बारे में बात किया, जेआरएफ के बारे में, नेट के बारे में और ओनली पीएचडी के बारे में। हम जेआरएफ जो होता है स्टूडेंट, ये फेलोशिप होती है, एक तरह की स्कॉलरशिप होती है जो सरकार के द्वारा हमें दी जाती है, पर मंथ दी जाती है। जब तक हमारी पीएचडी चल रही होती है 5 साल की, तब तक ये पैसा हमको हमारे अकाउंट में मिल रहा होता है। जब यूजीसी नेट का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो 3 तरह के कट ऑफ बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ होता है वो जेआरएफ का होता है। ये 10 लाख बच्चों में से 5,000 से 6,000 के बीच में बच्चों को मिलता है हर 6 महीने में। ठीक है, तो ये जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, जब ये पीएचडी करने जाते हैं तब उनको फेलोशिप दी जाती है। दूसरा कट ऑफ जेआरएफ से जो कम होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट का होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आप पीएचडी करने का आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं और फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, बट फेलोशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हैं, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और ना ही फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। ये तो मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी। अब आता है एज लिमिट। तो वो बच्चे जिनकी एज लिमिट, अगर जिनको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है और वो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से, तो उनकी एज 30 साल होनी चाहिए। जिस मंथ एग्जाम हो रहा है उसकी 1 तारीख से कैलकुलेट करना होता है। जैसे एग्जाम दिसंबर में होगा तो 1 दिसंबर 2026 से कैलकुलेट करेंगे, 30 साल होनी चाहिए या उससे कम होगी, तभी आप जेआरएफ के लिए भर सकते हैं। जो कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनकी एज में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, वो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। फीमेल है यानी गर्ल्स स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, चाहे पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 35 साल का प्रावधान है कि 35 साल तक वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करना चाहते हैं उनकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, या तो वो 50 साल के हो, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे वो 40 साल के हो, किसी भी वर्ष में वो अपने पीएचडी करने का सपना और असिस्टेंट प्रोफेसर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने आपको ये प्रावधान दिया हुआ है। अब आते हैं कि आपने यूजीसी नेट एग्जाम फिल कर दिया, एलिजिबल हो गए, क्वालिफाई कर लिया, अब क्या क्या करियर स्कोप बन सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर स्कोप है जो जहां से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है, जो है एकेडमिक रूट है, जहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। क्या बनते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप 2 तरह से बनते हैं। ये तभी आप बन सकते हैं जब तक आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, यानी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरह से आता है। एक यूनिवर्सिटी में क्या आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, तो आपका वहाँ पर एपीआई कैलकुलेट होता है। एपीआई क्या होता है? ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर बनता है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक एपीआई यूनिवर्सिटी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इस एपीआई में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ किया या पीएचडी करा उसके, और उसके बाद आपके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, कोई स्पोर्ट्स में आपके पास कुछ है, कोई सर्टिफिकेट्स है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन सबको इंक्लूड करने के बाद आपका एक एपीआई बनता है। फिर इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है एंड देन आप क्या करते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाते हैं। और एक स्टेट वैकेंसी निकालती है, चाहे एचपीएससी हो,
राजस्थान हो, अभी यूपी में वैकेंसी आई हुई है, एमपीएससी हो, ऐसे वैकेंसीज आती हैं तो वो ये अपना एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और इसकी सैलरी जो होती है स्टेट वालों की, ये लगभग 89,000 के आसपास सैलरी है, प्लस आपका 22,000 एनपीएस कट रहा होता है और रहने वहने के पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है ना। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, लगभग 10 से 12 साल के बाद क्या होता है, आपको लगभग 10 से 12 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर उसके कुछ साल के बाद आप प्रोफेसर बनते हैं, फिर वीसी, एचओडी, डायरेक्टर, ऐसे करके आपका प्रमोशन लेवल जाता रहता है। तो बहुत ही पीसफुल जॉब है, बहुत ही ऑरा लेवल की जॉब बहुत ही, है ना, भावकाली जॉब है और बहुत अच्छा वर्किंग आवर देखेंगे तो ऑफिशियली जो वर्किंग आवर है वो एक वीक में 21 घंटे पढ़ाना होता है। लेकिन इतना होता काम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो बोलते हैं सर डेली 1 या 2 क्लास लगती है, 5 घंटे की वर्किंग होती है, सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 2-3 बजे तक फ्री हो जाते हैं, है ना। और 100 से ज़्यादा तो छुट्टियाँ होती है पूरे साल में, ऐसा स्टूडेंट्स बताते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हाल ही में एचपीएससी में लग गए हैं। तो अच्छी नौकरी है, आप साथ में कुछ और भी कर सकते हैं, है ना, रिसर्च भी कर सकते हैं साथ साथ। तो ये सारी चीजें हो गई करियर स्कोप के बारे में। दूसरा करियर स्कोप है कि आप जेआरएफ करें, आप रिसर्च स्कॉलर बन जाएं, अपना जिंदगी का जो पहला कदम है ना करियर का, वो रिसर्च की दुनिया में रख दें, ठीक है। तो यहां पर आपको एक फेलोशिप मिलती है जिसका अमाउंट अप्रोक्सीमेट कितना होता है स्टूडेंट, 37,000 के का अप्रॉक्स होता है, प्लस एचआरए आपको मिलता है, ठीक है। ये 2 साल तक मिलता है, फिर उसके बाद ये 42,000 हो जाता है, फिर एचआरए मिलता है। तो कुल मिलाकर लगभग 5 साल में 30 लाख तक सरकार अमाउंट आपको देती है, पीएचडी करने का खर्चा आपको देती है, ठीक है। तो पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड भी ऐड हो जाता है। फिर कॉर्पोरेट में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे आपका एचआर, मैनेजमेंट, फिनांस से है तो डायरेक्ट पीएसयू आपको रिक्रूट करने का ऑप्शन, डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ऑप्शन आता है। चौथा, आजकल सबसे बड़ा ऑप्शन आ गया एडटेक, यानी आप हमारे जैसे टीचर बन सकते हैं किसी भी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनीज जैसे अभी आप टेक्स्टबुक में हैं और भी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं अच्छे पैकेज के साथ, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, एक्स पर द एक्सपीरियंस, एक्स पर द आपका जितना भी अच्छा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टीचर बन सकते हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर बन सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा, खुद से अपना यूट्यूब चैनल बना के भी काम कर सकते हैं, खुद से पढ़ा सकते हैं, खुद से अपने कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं गाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा अपना करियर इसको बना चुके हैं। तो ये बेटर करियर ऑप्शन है जहां पर आप आगे जा सकते हैं। आप नेट और जेआरएफ के अंतर की बात करें तो नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, जेआरएफ आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है, ये सबसे बड़ा अंतर है। दोनों से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, दोनों से ही पीएचडी कर सकते हैं, बट नेट आप जेआरएफ आपको एक फाइनेंशियल बर्डन कम करता है, फाइनेंशियली आपको क्या करता है, कैपेबल करता है। और दूसरा, जब आपका सीवी अपलोड करते हैं या जब शॉर्टलिस्ट होता है इंटरव्यू के लिए, तो जेआरएफ वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इसका स्कोर नेट की कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो यही इसके बेसिक डिफरेंस है। और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, जेआरएफ की वैलिडिटी केवल 3 साल होती है। जब आपका रिजल्ट आता है उसके 3 साल के अंदर आपको क्या करना होता है, एडमिशन लेना होता है पीएचडी के लिए। नहीं लिया तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, नेट इसमें आपका बचा रह जाएगा। इसमें क्या है, आप लाइफ टाइम कभी भी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे से ऑर्डर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और हमारे पास आप सबके लिए जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम बैचेस हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। ऐसे हमारे ये सारे फीचर्स आपको हमारे बैच में मिलते हैं। और हमारा ये फाउंडेशन बैच है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं या ओनली पेपर 1 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको कोई और डाउट है तो मिलते हैं अपने पेड बैच में। एंड ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। थैंक यू।